हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीवा ड्रूवियंस। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रिशम्स लॉ ऑफ मॉनेटरी स्टैंडर्ड्स। इससे पहले हम लोग ने बायोमेटेलिज्म पढ़ा था, तो ये उसी का ही एक हिस्सा है और ज्यादातर एग्जाम्स में ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो हम लोग इसी का ही आज मीनिंग, एग्जाम्पल और लिमिटेशंस पढ़ेंगे। तो जानते हैं ग्रिशम्स लॉ कहता क्या है। ग्रिशम्स लॉ ये कहता है कि अगर दो कॉइन्स सर्कुलेशन में हैं जिसकी रिलेटिव फेस वैल्यू जो है वो डिफर करती है फ्रॉम देयर रिलेटिव बुलियन कंटेंट, मतलब कितना उसके अंदर मेटल है, तो जो कॉइन डियरर है मतलब एक्सपेंसिव है, अगर हम उसको मेल्ट करते हैं तो वो चीज अगर ज्यादा एक्सपेंसिव साउंड होती है, तो उस समय पर वो वाली जो कॉइन है उसको सर्कुलेशन से वो चली जाएगी। ओके, समझो मतलब कि अगर दो कॉइन्स है, मान लो सिल्वर और गोल्ड, दोनों ही कॉइन्स जो है वो इकोनॉमी में चल रहे हैं एक साथ, और अगर हम दोनों की फेस वैल्यू ना देख करके उनकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, अगर हम उन कॉइन्स को मेल्ट करते हैं तो उनकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो गोल्ड की ज्यादा है, ये तो आपको भी पता है, और सिल्वर की कम है। तो लोग क्या करेंगे, गोल्ड को ज्यादा होल्ड करना शुरू कर देंगे और जो बैड मनी है, दैट इज सिल्वर, उसको इकोनॉमी में रहने देंगे। दैट इज व्हाट ग्रिशम्स लॉ सेज कि जो डियरर कॉइन है, एक्सपेंसिव कॉइन है, इट विल बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सर्कुलेशन फॉर मेल्टिंग डाउन। उसको क्या किया जाएगा, उसको सर्कुलेशन से हटा दिया जाएगा। बैड मनी, दैट इज सिल्वर, will drive out good money, that is gold, out of circulation। देखो यही चीज यहाँ पर दी हुई है। ये जो लॉ है दैट इज नेम्ड, ये स्टेटमेंट वेरी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे हो सकता है कि अगर एमसीक्यूज कभी आते हैं तो उसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्रिशम्स लॉ क्या प्रिंसिपल पर बेस्ड है। उसमें आपको चार एग्जाम्पल दिए जाएंगे जिसमें से गुड मनी ड्राइव्स आउट बैड मनी, बैड मनी ड्राइव्स आउट बैड मनी, गुड मनी ड्राइव्स आउट बैड मनी हो सकता है, और बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड भी हो सकता है। तो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन जैसे कि बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी होगा। ये जो लॉ है इट इज बेस्ड ऑन सर थॉमस ग्रिशम। ठीक है, एक लीडिंग इंग्लिश बिजनेस पे ऑन और फाइनेंशियल एडवाइजर थे ऑफ क्वीन एलिजाबेथ वन। तो ग्रिशम्स लॉ इन जनरल क्या कहता है, द रिप्लेसमेंट ऑफ अ वैल्यूएबल कॉइन बाय अ लेस वैल्यूएबल कॉइन। जब दो कॉइन्स जो हैं जिनकी सिमिलर फेस वैल्यू है, सिमिलर फेस वैल्यू इन द सेंस कि अगर सिल्वर और गोल्ड दोनों के ऊपर लिखा हुआ है 10-10 रुपए, और हम उसको मेल्ट करेंगे तो हमें जो वैल्यू ऑफ गोल्ड है वो ज्यादा पड़ रही है, वैल्यू ऑफ सिल्वर हमें कम पड़ रही है। तो जो गुड मनी है जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है, उसको लोग बचा करके रख लेंगे। इट विल गेट होर्डेड एज इट इज कंसिडर्ड वैल्यूएबल। जो बैड मनी है जिसकी लेस वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू है, इंट्रिंसिक होता है कि हम अगर उसकी फेस वैल्यू ना देख करके उसको मेल्ट करके देखें, या अगर पेपर है तो समझो पेपर, कागज के टुकड़े के ऊपर लिखा हुआ है 10 रुपए का नोट है, तो 10 रुपए का तो हमको उसको सामान मिलेगा बिकॉज इट हैज बीन इशूड बाय द आरबीआई। लेकिन हम उसको सिर्फ एक कागज के तौर पे ले, एग्जाम्पल देंगे, डिमोनेटाइजेशन के समय पर 500 का नोट एकदम से वैल्यू खत्म हो गई उसकी, तो वहां पर अगर आप उसको बेचोगे ना, वो रद्दी के भाव भी नहीं बिकेगा। दैट इज वो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू। तो वो जो वैल्यू है, इट जो बैड मनी है विद लेस इंट्रिंसिक वैल्यू, वो सर्कुलेशन में ज्यादा आ जाती है, और जो अच्छी वाली मनी है उसको सर्कुलेशन से गायब कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आप इसी का ही देखो, इसमें लिख सकते हो कि इंडिया में 1 रुपी के नोट्स और 1 रुपी के कॉइन्स दोनों ही फॉर्म किए जाते हैं, बोथ आर लीगली गुड मनी। पर जो पब्लिक है समटाइम्स वो क्या करती है, एक डिनोमिनेशन को अनदर पर वो प्रेफर करती है, जिसमें बोला गया है दे मे प्रेफर रुपी कॉइन्स टू द पेपर नोट इफ देयर इज प्रेफरेंस फॉर वन कॉइन फॉर्म ऑफ मनी रादर देन अनदर। तो उसको हम ग्रिशम्स लॉ बोलते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो क्या कर सकते हैं, वो रुपी कॉइन को ज्यादा प्रेफरेंस दे सकते हैं टू पेपर नोट। तो ये एग्जाम्पल इसका कहलाया जाएगा। ये जो प्रिंसिपल है ये सजेशन देता है कि बैड मनी जो है वो गुड मनी को आउट ऑफ सर्कुलेशन कर देती है। जब भी जो दोनों ही मनी, अगर दोनों ही लीगल टेंडर है, दोनों ही कंसिडर किए जाते हैं कि इकोनॉमी में जो मॉनेटरी अथॉरिटी है उसके ऑर्डर्स पे ये दोनों ही मनी चलेंगे, लेकिन फिर भी एक मनी को वहां से उड़ा करके गायब कर दिया जाता है।
इसीलिए इस प्रिंसिपल को हम लोग ग्रिशम्स लॉ कहते हैं, गिवन बाय सर थॉमस ग्रिशम। देन ये, अब इसमें बैड मनी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये नहीं कि कोई काउंटर फीट कॉइन्स है, काउंटर फीट इन द सेंस कि किसी भी तरीके से नकली कॉइन या नकली पेपर नोट बना दिए गए हैं, तो वो कभी भी आपके उसमें कंसिडर नहीं किए जाएंगे। बट इट मीन्स वॉर्न आउट, एग्जाम्पल लो सिक्का, अगर आपका कॉइन है तो वो कॉइन का जो फेस है वो दिख ही नहीं रहा है, क्लिप्ड है, कहीं कोने कोने से, आपने देखा होगा कभी एक आध 1 रुपए का सिक्का होगा कोने से टूट गया होता है, ठीक है, तो वो क्लिप्ड है या फिर अंडर वेटेड है। अंडर वेट कॉइन्स होते हैं वो वाले कॉइन्स जो ऑब्वियसली आप पहले के जमाने का 1 रुपए का सिक्का देखो, 2 रुपए का, दे वर टू हैवी कि उनको मेल्ट करके उनकी ज्वेलरी बना करके बेची जाती थी, ऑक्सीडाइज्ड वाली। कहने को तो वो 2 रुपए की चीज है, मान लो हमने बहुत सारे कॉइन्स लेकर के ज्वेलरी बना दी और वो हार्डली हमें उसका 10 रुपए या 20 रुपए लगा, लेकिन हम उसी ज्वेलरी को बेच रहे हैं 200 रुपए का। तो अब इसीलिए क्या कर दिया गया है कि वही जो छोटे छोटे से सिक्के हैं उसको एकदम पतला सा, एकदम महीन सा कर दिया गया है कि अगर हम इसको मेल्ट भी करते हैं तो जो क्वांटिटी ऑफ मेटल है वो उसमें नहीं निकल करके आती है। फिर बोला गया है कि जब बैड मनी और गुड मनी दोनों ही सर्कुलेशन में है तो पीपल क्या करते हैं, दे यूज मोर ऑफ बैड मनी वाइल मेकिंग परचेजेस, और गुड मनी जो है वो होर्ड हो जाती है। आप खुद का भी एग्जाम्पल लोगे, अगर आप 500 रुपए का नोट है और 10 रुपए का नोट है तो ऑब्वियसली आप 500 के नोट को जो है उसको ज्यादा संभाल करके रखोगे, खर्च क्या करोगे, आप खर्च करोगे 10 रुपए का नोट, ठीक है, क्योंकि वो यू नो दैट देयर आर मोर चांसेस ऑफ इट। और अगर हम इसका और अच्छा एग्जांपल दें, आपके पास दो नोट है, 500 का एक कड़ा अच्छा वाला ताजा ताजा वाला नोट है, एक आपके पास बहुत पुराना नोट है, तो वहां पर बैड मनी कौन सा कंसिडर किया जाएगा? 500 का वही पुराना वाला नोट, क्योंकि व्हाट पीपल डू, पीपल होल्ड दैट गुड मनी। जो नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है वो क्या होती है, इट इज टू रिटेन बेटर कॉइन्स एंड पास ऑन टू द सर्कुलेशन, जो ज्यादातर ओल्ड है या वर्न आउट कॉइन्स है। एंशियंट टाइम्स में जब कॉइन्स जो थे वो गोल्ड या सिल्वर के बनते थे, उस टाइम पर जो फुल वेट था कॉइन्स का, दे वर ऑफन मेल्टेड डाउन टू मेक ज्वेलरी एंड मेड फॉर सेल टू फॉरेनर्स बाय देयर वेट। इसी के कारण जो स्टॉक है गुड मनी का, इट माइट बी ड्रिवन आउट इन दिस वे, और इसीलिए जो बैड मनी थी वो सर्कुलेशन में आ गई थी। एग्जाम्पल वही वाली चीज है, एग्जाम्पल लेंगे उनका गोल्ड और सिल्वर का। मान लो गोल्ड हमने उड़ा दिया इकोनॉमी से और गायब करके उसको हमने क्या किया, हमने उसको मेल्ट करके उसकी ज्वेलरी बना बना करके हम बेचते रहे, तो क्या हो रहा है, जब सारे के सारे लोग ऐसे करने लगेंगे या मोस्ट ऑफ द पीपल विल डू द सेम थिंग, what will happen, bad money will go out of circulation, good money will go out of circulation, और वहां पर सिर्फ बैड मनी ही रह जाएगी। इसीलिए कहा गया है मॉडर्न टाइम्स में जो फुल वेट मेटालिक कॉइन्स हैं उनको यूज नहीं किया जाता है, पर ये जो प्रिंसिपल है इट ऑपरेट्स इन सब्सिडरी कॉइन्स, जो छोटे छोटे कॉइन्स होते हैं उन पे भी, और जो नए और ओल्ड और सोल्ड नोट्स होते हैं उस पे भी। लोग क्या करते हैं, वो फ्रेश और शाइनिंग कॉइन्स को अपनी पॉकेट में रखते हैं। मेरे पास भी एक 20 का सिक्का है जो मैंने अभी तक खर्च नहीं किया है, भले ही मैं उसकी जगह पर 10 5 20 20 के नोट उड़ा दूं, लेकिन वो एक 20 का सिक्का मैंने अभी तक रखा है, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर 50 एंड 100 का सिक्का। तो आप खुद भी सोचो ना कि इफ यू हैव दैट 50 और 100 रुपी सिक्का कॉइन, तो क्या आप उसको खर्च करना पसंद करोगे या 100 रुपए का नोट खर्च करना पसंद करोगे, जो कि बहुत ज्यादा इन सर्कुलेशन ऑलरेडी है ही। तो इससे हमें ये पता चलता है कि मार्शल भी उसको कैसे लिखते हैं, ग्रिशम्स लॉ इज दैट कि एक इंफीरियर करेंसी अगर वो अमाउंट में लिमिटेड नहीं है तो वो सुपीरियर करेंसी को इकोनॉमी से बाहर कर देगी, गायब कर देगी। ठीक है, आप देखो इसमें लिखा हुआ एग्जांपल दिया है कि व्हाट इज बैड मनी एंड गुड मनी। बैड मनी जो ओवर वैल्यूड होती है और पॉसिबली लॉसेस वैल्यू क्विकली। ओवर वैल्यू का मतलब समझो यहाँ पर कि कोई भी नो नो, चलो हम सिक्के का ही एग्जांपल लेते हैं, कोई भी अगर कॉइन है, सिक्का है, सिल्वर में भी हमने बोला था कि 10 ही रुपए लिखा हुआ है, गोल्ड पर भी 10 ही रुपए लिखा हुआ है, लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू आपको भी पता है कि गोल्ड की ऑब्वियसली ज्यादा होती है, आप सिल्वर के रेट पर नहीं खरीद सकते उसको, तो ओवर वैल्यूड इज सिल्वर हेयर। और दूसरा दिया हुआ है गुड मनी, जिसमें इट इज ऑब्वियसली अंडर वैल्यूड, कि उसमें भी अगर गोल्ड पे भी आप 10 रुपए का ही सेम वेट पे अगर आप 10 रुपए लिख रहे हो तो वो गुड मनी में आएगा। एंड इट
is more stable when it comes to internal value, उसकी intrinsic value कम change होती है, और ये तीनों के लिए दिया गया है that it is equally acceptable in terms of exchange, ठीक है, it is available to be used at the time and can be easily liquid, कि हम उसको किसी भी समय कैश फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अब आता है कि गुड मनी जो है इकोनॉमी से कैसे डिसअपियर हो जाती, तो सबसे पहले आता है होर्डिंग। आप छुपा छुपा के उसको बचा बचा करके रखते हो, इसलिए एग्जाम्पल आई गेव यू कि मेरे पास खुद एक 20 रुपीज का सिक्का है जो हमने अभी तक खर्च नहीं किया, इट्स बीन ईयर्स जो वो मेरे से पास है, वही नया वाला सिक्का बट डिजाइनर वाला। ओके, तो वैसे ही पीपल होल्ड द गुड मनी एंड पास आउट द बैड, देयर इज नेचुरल टेंडेंसी टू रिटेन गुड कॉइन्स, अच्छे कॉइन्स को रिटेन करने की ऑब्वियसली नेचुरल टेंडेंसी होती है, और जब भी पेमेंट्स किए जाते हैं तो वो कंपैरेटिवली लेस वैल्यूएबल कम किए जाते हैं। हाँ, अगर आपके पास 10 का नोट और 10 का सिक्का है तो आप सबसे पहले सिक्का ही गायब करते हो, क्योंकि पीपल ऑल्सो हैव दैट थिंग इन माइंड कि कहीं ना कहीं इसको कंसिडर नहीं किया जाएगा या वो हैवी चला जाएगा। लेकिन अगर उसी की जगह पर ही आप उसको एक 10 के नोट से प्रेफरेंस दे करके कॉइन्स को आप भेज देते हो, लेकिन अगर आपके पास उसी की जगह पर एक अच्छा नया 10 का नोट होगा तो आप कभी भी नया 10 का कॉइन होगा तो आप कभी भी उस कॉइन को नहीं जाने दोगे, इवन आप उस नोट को ही भेज दोगे, या फिर वॉर्न आउट नोट होगा तो आप उसको ही भेज दोगे। ओके, देन कम्स मेल्टिंग। अब मेल्टिंग का यहाँ पर क्या सीन दिया गया है कि मेल्टिंग से भी लोग बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। अगर गुड कॉइन्स हैं उनको मेल्ट करके सोल्ड कर दिया जाता है एज बुलियन, मतलब कि इकट्ठा करके उसको सेल कर दिया जाता है। बुलियन कैन बी इन एनी फॉर्म, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो कॉइन्स के ही फॉर्म में हो, आप उनको बिस्किट फॉर्म में भी कंसिडर कर सकते हो। बायोमेटालिज्म में मैंने उनका फोटो भी आपको शो किया था। ओके, जैसे गोल्ड हो गया या कुछ भी हो गया, उसको अगर आप टुगेदर ही रख लेते हो तो दैट इज कंसिडर्ड एज बुलियन, बिस्किट्स जो होते हैं आपके। फिर इसमें लिखा हुआ है कि अगर मेल्टिंग ऑफ कॉइन जो है वो हाईली प्रॉफिटेबल होता है बायोमेटालिज्म में। एग्जांपल देते हैं कि गवर्नमेंट ने एक रेशियो फिक्स किया है सिल्वर और गोल्ड का, 1/16, जिसमें 1 गोल्ड विल ब्रिंग आउट 16 ऑफ दिस, जिसका जो मार्केट रेशियो है वो 1/17 है। गवर्नमेंट ने इतना फिक्स किया है, लेकिन ड्यू टू मोर ऑफ डिमांड आप मतलब एक वो कंसिडर कर लो, सपोज करो, चलो हम केजी कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज करो कि 1 kg ऑफ गोल्ड विल बी इक्विवेलेंट टू 16 kgs ऑफ सिल्वर, और लेकिन मार्केट में ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई जो मार्केट का उसका रेशियो उसमें क्या हो गया है कि गोल्ड की डिमांड ज्यादा है, इसलिए हमें एक के बजाय 17 kg ऑफ गोल्ड सिल्वर देना पड़ेगा। सच केसेस में गोल्ड ऑफिशियली अंडर वैल्यूड है और सिल्वर कॉइन्स जो है वो ओवर वैल्यूड है। गोल्ड कॉइन जो है वो गुड मनी है, सिल्वर कॉइन जो है वो बैड मनी है। अब मेल्ट करते हैं तो ऑब्वियसली अगर आप उसको मेल्ट करते हो तो यू विल बी हैविंग 1 ounce ऑफ गोल्ड कॉइन and selling it as bullion, a person will get 17 ounce in the market, और अगर आप उसको सेल करते हो तो आपको what you will get 17 ounce of सिल्वर। ओके, अब 7 आउंस का क्या मतलब होता है, ये अराउंड 28 ग्राम्स होते हैं, ठीक है। तो 1, अब जैसे हम यहाँ पर केजी कंसिडर कर रहे थे तो यहाँ पर अराउंड मतलब अप्रोक्सीमेटली अकॉर्डिंग टू ऑल द डेसिमल्स एंड ऑल, तो 28 ग्राम्स ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। जब when we take 16 ounces of silver to the mint, he will get an amount of silver coins in exchange। अगर हमने क्या किया, हमने सिल्वर कॉइन्स इन एक्सचेंज में of which he will secure एक ounce of gold, हमने क्या किया, हमने 16, अब समझो एक चीज की, हमारे पास कॉइन्स थे, ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने उसका 16 ounces, अगेन आई टोल्ड यू कि 16 ounces इन द सेंस कि 28 grams 1 ounce, तो हमने 16 ounces ऑफ सिल्वर मिंट को दिए और मिंट ने हमें क्या दिए, 1 ounce ऑफ गोल्ड दिया। अब हमने क्या किया, मिंट इन द सेंस वो गवर्नमेंट की होती है, और उसके बाद हमने क्या किया, उसी एक गोल्ड कॉइन को, उसी जो हमें गोल्ड मिला है उसको हमने अब मार्केट में बेचा, तो हमें क्या मिला, हमें 17 ounces मिले,
ठीक है, 17 आउंसेस ऑफ सिल्वर मिले, तो वहां पर हमने क्या किया, हमने 1 आउंस का प्रॉफिट कमा लिया। ये रिपीट होता है और इसके कारण क्या होता है कि मोर एंड मोर ऑफ गोल्ड कॉइन्स आर सेंड आउट ऑफ सर्कुलेशन, और सिल्वर जो है वो ज्यादा से ज्यादा आता जा रहा होता है वहां पर। ठीक है, और इसी को बोला गया है कि ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू होता है, और इसीलिए गोल्ड कॉइन जो है वो पूरी सर्कुलेशन से गायब हो जाते हैं। दिस इज सम सॉर्ट ऑफ बुलियन, जिसको आप इकट्ठे जोड़ जोड़ करके मेल्ट करके उसके बाद करते हो। फिर आता है नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट टू फॉरेन कंट्रीज। अगर जो हमारी कंट्री का जो कॉइन है वो द कॉइन ऑफ वन कंट्री लीगल टेंडर नहीं है फॉरेन कंट्रीज में, तो फॉरेन कंट्री उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, बट यस वो उसको एज बुलियन एक्सेप्ट कर सकती है, एज अ मेटल, जो एक बिस्किट फॉर्म या किसी भी फॉर्म में होता है उसको एक्सेप्ट कर सकती है। तो जो बैड कॉइन्स हैं दैट आर सर्कुलेट एज लीगल टेंडर होम कंट्री, और जो गुड कॉइन्स हैं if they are standard money they can be exported as bullions to foreign countries। okay, और ये स्पेशली केस होता है बायोमेटेलिज्म में, जो अंडर वैल्यूड है होम कंट्री में, हम उसकी वैल्यू फॉरेन कंट्री में उसको बढ़ा करके उसको बेच देते हैं। अब एग्जाम्पल इसमें अगेन दिया हुआ है एक, दैट जब भी कॉइनेज एक्ट 1965 का आया था established in the US, तो वहां पर सर्कुलेशन ऑफ सिल्वर कॉइन्स कनाडा और यूएस में ज्यादा था, तो गवर्नमेंट ने इट डीबेस्ड देयर करेंसी बाय मूविंग टू लेस एक्सपेंसिव मेटल जैसे कि निकल और कॉपर। उसमें दे मतलब उन्होंने जो कॉइन्स बनाने शुरू कर दिए थे वो इन्हीं के ही, इंस्टेड ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, इन्हीं के ही उन्होंने बनाने शुरू किए थे। इससे क्या हुआ था, देयर वाज इन्फ्लेशन ऑफ द न्यू डिवैल्यूड करेंसी इन कंपैरिजन टू द सप्लाई ऑफ लास्ट सिल्वर कॉइन्स। तो अब क्या हुआ था कि सिल्वर कॉइन्स की जो वैल्यू थी वो ज्यादा हो गई थी, इनकी वैल्यू जो है वो कम हो गई थी। वैल्यू कम हो जाने का मतलब है कि महंगाई ज्यादा बढ़ गई थी। सिटीजन जो थे वो सिल्वर कॉइन्स को रख लेते थे इन्वेस्टमेंट के लिए, और जो स्टेबल और फोरसीएबल फ्यूचर वैल्यू थी उसके कारण, और जो ड्यू वैल्यूड करेंसीज थी वो ट्रांजैक्शन में आ गई थी। इसी के ही काउंटर में सिल्वर वॉज टेकन आउट ऑफ सर्कुलेशन इन यूएस डाइम्स एंड क्वार्टर डॉलर कॉइन्स, इनको मतलब सर्कुलेशन से बाहर कर दिया गया था। और जो सिल्वर का कंटेंट है जो हाफ डॉलर में अगर होता था तो उसको 90 से 40% कर दिया गया था। ये जो लॉ था उसके बाद इट लेटर रिमूव्ड सिल्वर फ्रॉम हाफ डॉलर, उसके बाद उन्होंने सिल्वर को मेटल से रिमूव ही कर दिया था। ओके, जस्ट बिकॉज कि वहां पर वो लोग होल्ड करने लगे थे तो उनको वो चीज हटा ही दी गई थी उसको वहां से, कि नाउ इट वाज नॉट एट ऑल लीगल टेंडर। फिर कुछ लिमिटेशंस है ग्रिशम लॉ की। क्या बोला गया है कि जब भी जो टोटल वॉल्यूम ऑफ करेंसी है, गुड मनी विद बैड मनी टुगेदर, is less than what is needed by the community for exchange purpose, तो उस टाइम पर जो दोनों ही मनी सर्कुलेट करेंगी, अगर हमें जरूरत है दोनों ही काइंड ऑफ मनी की, गोल्ड एंड सिल्वर बोथ, तो या फिर आप पेपर कॉइन और पेपर्स और कॉइन दोनों की बात करते हो। अगर मान लो कि इकोनॉमी में पैसा ही कम पड़ जाएगा या हमें पूरा पड़ रहा है, अगर हम कॉइन्स और पेपर मनी दोनों लेकर के चलते हैं तभी वो तभी चीज हो पाएगी। लेकिन अगर हमें पूरा कम पड़ रहा है, इन दैट केस बोथ द मनीज विल सर्कुलेट। लेकिन अगर ज्यादा है इकोनॉमी मनी तभी ग्रिशम लॉ जो है वो ऑपरेट करेगा। बट वेन, और दूसरा इसमें बोला गया है कि वेन बैड मनी इज सो बैड दैट इट इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द पीपल, तो बैड मनी विल नॉट सर्कुलेट एंड कैन नॉट ड्राइव आउट गुड मनी। ठीक है, जैसे मान लो कि 1 रुपए का सिक्का था, तो 1 रुपए का सिक्का वो सो बैड कि लोग उसको पकड़ ही नहीं, ले ही नहीं रहे थे, मतलब इट वॉज सिंपली अनएक्सेप्टेबल एट द टाइम पीरियड। इवन बैंक्स भी नहीं ले रहे थे, मेरे पास 15 सिक्के थे उन्होंने नहीं लिए। तो उस टाइम पर 1 रुपए का जो नोट है वो सरवाइव करेगा इकोनॉमी में, भले ही कम ज्यादा जैसे भी करके, बट इट विल
सरवाइव, क्योंकि जो मेरी बैड मनी है, कॉइन्स जो यहाँ पर लिया गया एग्जाम्पल, क्योंकि पीपल कंसिडर इट टू बी हैवियर टू कैरी, तो वो ड्राइव नहीं हटा नहीं पाई नोट्स को आउट ऑफ सर्कुलेशन, तो बोथ वर यूज्ड। ठीक है, तो ये दो लिमिटेशन थे ग्रिशम्स लॉ के। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। if there's more you wish to understand, कुछ और है जो आपको चाहिए कि I should start as a subject, do mention it in the comment box. Keep preparing for your exams. Best wishes. Thank you.